हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे जो मैनेजमेंट या प्रबंधन की सीरीज चल रही थी, इसका फाइनल पार्ट। तो फाइनल पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक रहेगा हमारा अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवाएँ होती हैं उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये होती क्या है, उसके बारे में बात करें। तो वे सेवाएं जो प्रत्येक परिस्थिति में क्रियान्वित रहती है। मतलब ऐसा कोई भी समय हो जिसमें इन सेवाओं को बंद नहीं किया जा सकता, कैसा भी समय हो इनको बंद नहीं किया जा सकता। अर्थात जो अपवादजनक स्थितियों में भी जनता को उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अत्यावश्यक सेवाएं कहते हैं। तो वे सेवाएं जो प्रत्येक परिस्थिति में क्रियान्वित रहती है, अर्थात जो अपवादजनक जो परिस्थितियाँ होती है उनमें भी जनता को उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें अत्यावश्यक सेवाएं कहते हैं। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के पीछे इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के पीछे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होता है? इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के पीछे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। नोट की बात करें तो यदि सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो बीमारी, निर्धनता, गरीबी, हिंसा या अराजकता जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है तो क्या होता है? बीमारी, निर्धनता, गरीबी, हिंसा, अराजकता जैसी चीज़ें हो सकती हैं। आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें ESMA मतलब एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट क्रियान्वित करती है। राज्य सरकारों ने क्या किया है? एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट पारित किया है, जिसके जरिए इनको क्रियान्वित किया जाता है। आवश्यक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया जाता है, इसका निर्धारण भी राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। क्या राज्य सरकार ही डिसाइड करती है कि आवश्यक सेवाओं में किन किन को शामिल किया जाएगा? अब राजस्थान सरकार ने किन किन को आवश्यक सेवाएं माना है, जैसे हमारे अग्नि सुरक्षा सेवाएं, जल आपूर्ति सेवाएं, विद्युत आपूर्ति सेवाएं, हमारी जो पुलिस प्रशासन, न्यायिक सेवाएं, तो इस प्रकार की सेवाओं को अति आवश्यक सेवाओं में माना गया। उक्त सेवाओं से जुड़े कर्मचारी की हड़ताल को रोकने के लिए सेवाओं से जुड़े कर्मचारी की हड़ताल को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि तक का एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर सकते हैं, ताकि अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति बंद ना हो। कि यदि इनमें हड़ताल होती है तो ऐसा एक कानून लागू कर सकते हैं 6 महीने के लिए, ताकि इस प्रकार की सेवाओं को प्रतिबंधित या बाधित ना किया जा सके। अब आता हमारा एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। तो सामान्य शब्दों में देखें तो अभिवृत्ति का दृष्टिकोण अर्थ क्या है? दृष्टिकोण या नजरिए से लगाया जाता है। सामान्य अर्थों में देखें तो अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है? दृष्टिकोण। व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है या नजरिया कैसा है, यही उसकी अभिवृत्ति कहलाएगी। यह व्यक्तित्व का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। एटीट्यूड या अभिवृत्ति की बात करें तो ये व्यक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। इसे कई बार मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका जिससे इसको परिभाषित कर सकते हैं? तो अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति किन्हीं परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति किन्हीं परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता होती है। भाई व्यक्ति किस प्रकार से, कैसी परिस्थिति है, व्यक्ति है या वस्तु है, उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो वही उसकी स्वाभाविक तत्परता होती है। तो वही हमारी अभिवृत्ति कहलाएगी। अभिवृत्ति की बात करें तो अभिवृत्ति जिसे सीख लिया गया हो तथा जो व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया करने का एक विशिष्ट ढंग बन गया है। मतलब उस व्यक्ति, वस्तु या फिर हमारी परिस्थिति के प्रति उसका एक विशेष ढंग है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने का, तो वही हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से जिसके कारण वह किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं और परिस्थितियों आदि के प्रति वह किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं और परिस्थितियों आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। अब हम बात करेंगे अभिवृत्ति की प्रकृति। अभिवृत्ति की प्रकृति के बारे में बात करें तो अभिवृत्ति किन किन प्रकार की हो सकती है? एक प्रकार होता है हमारा धनात्मक दृष्टिकोण। इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इसमें क्या होता है? किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति क्या होता है? सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। और इसे ही सकारात्मक अभिवृत्ति या धनात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक अभिवृत्ति।
तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के प्रति क्या होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो इसे नकारात्मक दृष्टिकोण कहेंगे, या फिर ऋणात्मक दृष्टिकोण या ऋणात्मक अभिवृत्ति भी कह सकते हैं। फिर तीसरा आता है शून्य दृष्टिकोण। तो यह अभिवृत्ति न तो सकारात्मक होती है न ही नकारात्मक। यह अभिवृत्ति कैसी होती है, न तो सकारात्मक होती है न ही नकारात्मक, अर्थात किसी व्यक्ति, घटना या समूह के प्रति किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति का न होना क्या कहलाता है, शून्य अभिवृत्ति कहलाता है। अब हम देखेंगे अभिवृत्ति की प्रकृति तो हमने देख ली, अब देखेंगे अभिवृत्ति के प्रकार। क्या अभिवृत्ति के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला प्रकार आता है सामान्य अभिव्यक्ति। या सामान्य अभिवृत्ति की बात करें तो जो अभिवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना के आदि के बारे में सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है। क्या ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल अपनी खुद की व्यक्त करता है, पूरे के पूरे बहुत बड़ा तबका क्या है उसके प्रति इस प्रकार की अभिवृत्ति रखता है। जैसे हमारे सरकार के प्रति अभिवृत्ति, सड़क दुर्घटना पर विचार, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जो व्यक्ति अकेला नहीं करता बल्कि सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है, वो होती है हमारी सामान्य अभिव्यक्ति या सामान्य अभिवृत्ति। फिर आता है विशिष्ट अभिवृत्ति। तो जो अभिवृत्ति किसी एक व्यक्ति, संस्था अथवा घटना विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है। क्या, जो अभिवृत्ति किसी एक व्यक्ति, संस्था या घटना विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है उसे विशिष्ट अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे किसी छात्र में अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव की सकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है। कोई शिष्य है वो अपने टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉलेज या सारे जो विद्यार्थी है, जो टीचर है या लेक्चरर है उसको पसंद करे। तो यह क्या विशिष्ट अभिवृत्ति हो सकती है। फिर होता है सकारात्मक अभिवृत्ति। जब किसी व्यक्ति, घटना, संस्था आदि की उपस्थिति सुखद लगती है। में कोई घटना हो जाए, कोई किसी संस्था के प्रति या किसी व्यक्ति की उपस्थिति क्या है कि दूसरे व्यक्ति को सुखद लगती है, अच्छी लगती है, जिससे प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया अनुकूल होती है। जिससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया अनुकूल होती है, उससे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक अभिवृत्ति। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण किसी वस्तु, घटना, विचार के प्रति सुखद नहीं होता है। किसी व्यक्ति के आने से या किसी घटना के होने से, किसी विचार के आने से व्यक्ति सुखद महसूस नहीं करता है या उसके प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी जाती है, या जो इन तीनों के प्रति क्या होता है, प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी जाती है, तो इससे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नकारात्मक अभिवृत्ति कहेंगे। क्या होता है मानसिक परिवर्तन। मानसिक भाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में होने वाली पृथक अभिवृत्ति ही क्या कहलाती है, मानसिक अभिवृत्ति कहलाती है। क्या मानसिक भाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में, मानसिक भाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में होने वाली पृथक अभिवृत्ति क्या कहलाती है, मानसिक अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे प्रथम वेतन को लेकर अभिवृत्ति, तो ये केवल एक ही बार होती है, तो ये हमारे मानसिक परिवर्तन होता है। पहले तनख्वाह मिलती है, टर्मिनेशन हो जाता है, या कोई एक विशेष घटना घटित होती है, तो ये मानसिक परिवर्तन को लेकर अभिवृत्ति है। अब देखेंगे हम अभिवृत्ति की विशेषताएं। अभिवृत्ति की विशेषताओं की बात करें तो अभिवृत्ति क्या, भावनाओं की गहराई का स्वरूप होती है। अभिवृत्ति क्या होती है, भावनाओं की गहराई का स्वरूप होती है। ये व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अभिवृत्ति क्या है, हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की होती है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। अभिवृत्ति जन्म लेने के बाद चीज़ों के प्रति उनके जो विचार है उनके बाद जन्म लेती है, तो अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है। अभिवृत्ति क्या है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिंब भी अभिवृत्ति है। मतलब व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये कई बार अभिवृत्ति बता देती है। ये तो अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है, व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिंब अभिवृत्ति है। इसका संबंध क्या, आवश्यकताओं और समस्याओं से होता है। अभिवृत्ति की बात करें तो इसका संबंध क्या, आवश्यकताओं और समस्याओं से होता है। अभिवृत्ति का संबंध व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे हमारी बुद्धि, प्रतिभा, विचारों, योग्यताओं, इनसे होता है। अभिवृत्ति है तो अभिवृत्ति का संबंध क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे हमारी बुद्धि, प्रतिभा, विचारों, योग्यताओं, इनसे होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा मूल्य। अगला टॉपिक आता है मूल्य। तो मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करें तो मूल्य किसे कहते हैं, मूल्य की बात करें मूल्य किसे कहते हैं। मूल्य क्या है, एक विश्वास प्रणाली होती है। मूल्य क्या है, यह वह विश्वास प्रणाली है जो व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। यह वह प्रणाली, विश्वास प्रणाली है जो व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। वास्तव में मूल्य यह तय करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या सही है और क्या अच्छा है, क्या अन्यायपूर्ण है। तो
हम ये बताती है, ये तय करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या न्यायपूर्ण है। अर्थात मूल्य का परिणाम ही अभिवृत्ति माना जाता है। क्या होता है? मूल्य का परिणाम ही क्या माना जाता है? अभिवृत्ति माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने का तरीका मूल्य कहलाता है। क्या होता है? जीवन का उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। मूल्य के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ईमानदारी, निष्ठा, सम्मान, स्वतंत्रता, समानता। मूल्य के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हमारी ईमानदारी, निष्ठा, सम्मान, स्वतंत्रता, समानता। ये मूल्य के कई प्रकार हो सकते हैं। तो जीवन के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने का तरीका ही क्या कहलाता है? हमारा मूल्य कहलाता है। अब बात करेंगे मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। क्या मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में देखें। पहला आता हमारा पारिवारिक ढांचा और परिस्थिति। हमारे घर का पारिवारिक ढांचा कैसा है और किन परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण हुआ है, तो ये हमारे मूल्य को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, किन सामाजिक समाज के अंदर वो व्यक्ति जन्म लेता है और अपना पालन पोषण करता है और बड़ा होता है, तो इनका भी प्रभाव पड़ता है। फिर व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, सांस्कृतिक विरासत। ये व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, सांस्कृतिक विरासत, ये भी मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। तो मूल्य हमने देख लिया। अगला आता है संघर्ष प्रबंधन। क्या था? संघर्ष प्रबंधन। संघर्ष प्रबंधन की बात करें तो जब संगठन के सदस्यों के मध्य संगठन के सदस्यों के मध्य किसी एक तथ्य पर सहमति अथवा असहमति की स्थिति बनती है। क्या? जब संगठन के सदस्यों के मध्य किसी एक तथ्य पर सहमति अथवा असहमति की स्थिति रहती है, तो इस स्थिति का परिणाम ही क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। तो इस स्थिति का परिणाम क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। और संघर्ष क्या? उपक्रम के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों हो सकता है। संघर्ष क्या हो सकता है? उपक्रम के लिए रचनात्मक भी हो सकता है, तो विनाशकारी भी हो सकता है। बल्कि प्रबंधकों से ये अपेक्षा की जाती है कि संघर्ष प्रबंधन के अंतर्गत सकारात्मक पहलुओं को तो बढ़ाया जाए और नकारात्मक पहलुओं को सीमित किया जाए। प्रबंधकों से ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि संघर्ष के प्रबंधन के अंतर्गत सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाया जाए और नकारात्मक पहलुओं को सीमित किया जाए। संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उपक्रम में क्या है? सामूहिक सहभागिता को बढ़ाना। संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपक्रम में सामूहिक सहभागिता को बढ़ाना, सीखने की कला को प्रोत्साहित करना और दक्षतापूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग को स्थापित करना है। क्या? संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या? उपक्रम में सामूहिक सहभागिता को बढ़ाना, सीखने की कला को प्रोत्साहित करना तथा दक्षतापूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग को स्थापित करना होता है। अब हम देखें संघर्ष प्रबंधन की परंपरागत अवधारणा। संघर्ष प्रबंधन की परंपरागत अवधारणा की बात करें तो इसके अनुसार किसी भी संस्था में संघर्ष की स्थिति को रोका नहीं जा सकता। तो ये क्या कहती है अवधारणा कि किसी भी संस्था में संघर्ष की स्थिति को रोका नहीं जा सकता, परंतु इसका सही तरीके से समाधान जरूर किया जा सकता है। रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका समाधान किया जा सकता है। और इसके लिए हम क्या आचार संहिता का निर्माण कर सकते हैं, स्वयं जागरूकता बढ़ा सकते हैं, उच्च प्रबंधकों का व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम संघर्ष का समाधान कर सकते हैं ताकि संघर्ष एक बड़ी बाधा न बने और संस्था विकास को प्राप्त करती रहे या संस्थागत विकास होता रहे। तो ये कैसे किया जा सकता है? ये हमारी संस्था में क्या करेंगे? आचार संहिता का निर्माण करना, स्वयं जागरूकता, उच्च प्रबंधकों का व्यवहार, इन सब चीज़ों से क्या संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। इससे क्या होगा? संघर्ष एक बड़ी बाधा नहीं बनती, साथ ही क्या संस्था विकास को प्राप्त करती रहती है। अब हम बात करेंगे संघर्ष को प्रबंधन की कौन कौन सी शैलियाँ। संघर्ष प्रबंधन की शैलियों के बारे में बात करें। पहला आता है अवॉइडेंस मतलब बचो। संघर्ष की सबसे बढ़िया तरीका था बचो। तो इसके अंतर्गत प्रबंधक सहमति देने वाले और असहमति व्यक्त करने वाले पक्षकारों में से किसी को भी महत्व नहीं देते और स्वयं को संघर्ष की स्थिति से बचा लेते हैं। मतलब जो पहलू सहमति देने वाले होते हैं कि इसमें जिस दो पक्ष में संघर्ष है और प्रबंधक से कहा जाता है कि आप हमारा पक्ष सुनो, तो एक तो यस कह रहा है, दूसरा नो कर रहा है, तो दोनों को से कोई अवॉइड कर देता है। क्यों? क्योंकि यदि वो यस कहेगा तो नो वालों से उसकी लड़ाई हो जाएगी और नो कहेगा तो यस वालों से लड़ाई हो जाएगी। तो वो ना तो यस कहता है ना ही नो कहता है। तो इस तरह वह खुद को क्या संघर्ष की स्थिति से बचा लेता है। प्रथम मिलाना। प्रबंधक क्या किसी एक पक्षकार के विचारों से स्वयं के विचारों को मिला लेते हैं। प्रबंधक क्या करता है? किसी एक पक्ष के विचारों से स्वयं के विचारों को मिला लेता है और इससे वह संघर्ष की स्थिति से बच जाता है। क्या होता है? वो संघर्ष की स्थिति से बच जाता है। तीसरा आता है हमारा प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता में देखें तो इसमें क्या होता है? प्रबंधक क्या है अपना पक्षकारों के मध्य तार्किक प्रतियोगिता करवाते हैं।
प्रबंधक क्या करते हैं, जो पक्षकार होते हैं तो पक्षकारों के मध्य क्या कराते हैं, तार्किक प्रतियोगिता करवाते हैं और जीतने वाले को संघर्ष का विजेता घोषित कर देते हैं। मतलब बीच में बातचीत कराते हैं, कहते हैं अपने अपने विचार रखो, जिसके विचार बढ़िया हो उसको विजेता घोषित कर देंगे। तो इस तरह क्या है, संघर्ष का समापन या संघर्ष प्रबंधन को समाप्त किया जा सकता है। फिर आता है हमारा समझौता। तो इसमें प्रबंधक क्या करता है, संघर्ष के दोनों पक्षकारों को आर्थिक हार और आर्थिक जीत प्रदान करते हैं। मतलब कहते हैं कि भैया कि तुम दोनों में से जो अपनी हार मान लेगा उसको हम क्या है, आर्थिक जीत दे देंगे, और जो जीत जाएगा उसे आर्थिक हार दे देते हैं। तो इस तरह दोनों में क्या समझौता करवा दिया जाता है, और समझौते के परिणाम स्वरूप क्या, संघर्ष प्रबंधन खत्म हो जाता है, प्रबंधन का संघर्ष खत्म हो जाता है। तो इस संघर्ष प्रबंधन की 4 शैलियाँ हैं। अवॉइडेंस मतलब बचना, दूसरा हमारा मिलाना, तीसरा हमारा प्रतियोगिता और चौथा हमारा समझौता। समझौते की बात करें हम तो समझौता शैली को साझेदारी शैली में भी बदला जा सकता है। क्या समझौता शैली को साझेदारी शैली में भी बदला जा सकता है। इसके अंतर्गत संघर्ष के दोनों पक्षकारों को साझेदार बना दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या, संघर्ष के दोनों पक्षकारों को साझेदार बना दिया जाता है ताकि दोनों की ऊर्जा के से संस्था का विकास किया जा सके, ताकि क्या, दोनों की ऊर्जा से क्या हो, संस्था का विकास किया जा सके। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार। क्या व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार की बात करें तो संस्था के किसी एक व्यक्ति की, क्या संस्था के किसी एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रतिक्रिया रहती है, संस्था के किसी एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रतिक्रिया रहती है उससे ही व्यक्तिगत व्यवहार कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हमें कि व्यक्तिगत व्यवहार कहते हैं। जैसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के प्रति क्या है, प्रसन्न हो सकता है, क्रोध आ सकता है, प्रेम आ सकता है, तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, उसका व्यक्तिगत व्यवहार कहते हैं। और व्यक्तिगत व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुर्तलेविन ने, किसने, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है कुर्तलेविन, तो कुर्तलेविन ने फील्ड थ्योरी को समझाया। उन्होंने किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को पर्यावरण से प्रभावित होना बताया। कोई एक व्यक्ति है, उसका व्यवहार क्या पर्यावरण से प्रभावित होता है, और ये निर्धारित किया कि व्यक्तिगत व्यवहार सर्वाधिक पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। और उन्होंने क्या बताया कि व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, सर्वाधिक पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, उनकी बात करें तो इसमें खासकर 3 घटक हैं। एक तो हमारे विरासतीय गुण, दूसरा हमारा मनोवैज्ञानिक गुण, और तीसरा हमारे होते हैं पर्यावरणीय कारक। पहला विरासतीय गुण की बात करें तो इन विशेषताओं में शारीरिक बनावट, धर्म, जाति, योग्यता, लिंग, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इन विशेषताओं में क्या है, शारीरिक बनावट, धर्म, जाति, योग्यता, लिंग, इन सब को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है हमारा मनोवैज्ञानिक गुण। इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति के सिद्धांत, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, मूल्य, इन सब की चीज़ों को शामिल किया जाता है। और तीसरा हमारा पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो इसमें देश, समाज अथवा राज्य में व्याप्त जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती है ना, इनको शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो विरासतीय गुण, मनोवैज्ञानिक गुण और पर्यावरणीय कारक, ये 3 चीज़ है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर आता हमारे सामूहिक व्यवहार। क्या आता है, सामूहिक व्यवहार। सामूहिक व्यवहार की बात करें तो सामूहिक व्यवहार एक ऐसी स्थिति होती है, ये समूह व्यवहार एक ऐसी स्थिति है जहाँ छोटे अथवा बड़े समूह में, क्या जहाँ छोटे अथवा बड़े समूह में समान उद्देश्य वाले व्यक्ति, क्या समान उद्देश्य वाले व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो जहाँ पे क्या, छोटे अथवा बड़े समूह में समान उद्देश्य वाले व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। किसी भी संस्था में 2 प्रकार के समूह चलन में हो सकते हैं। इसके अनुसार क्या, किसी भी संस्था में 2 प्रकार के समूह चलन में हो सकते हैं। एक तो होता है हमारे अनौपचारिक समूह, एक तो होता है हमारे औपचारिक समूह। क्या होता है, एक तो अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। तो औपचारिक समूह किसे कहते हैं, जब क्या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति और विशेषताओं की, क्या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति और विशेषताओं की निष्पत्ति के लिए समूह बनाया जाता है। क्या, जब निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति और विशेषताओं की निष्पत्ति के लिए क्या है, समूह बनाया जाता है, तो इसे औपचारिक समूह कहते हैं। और औपचारिक समूह भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है हमारे निर्देशित समूह और एक होते हैं हमारे हितधारी समूह। क्या होते हैं, एक तो निर्देशित समूह हो सकते हैं और एक हो सकते हैं हमारे हितधारी समूह। निर्देशित समूह की बात करें तो इसमें समूह के सभी व्यक्ति समस्त कार्य किसी एक व्यक्ति के निर्देश पर ही करते हैं। इसमें क्या, इसमें समूह के सभी व्यक्ति क्या समस्त कार्य किसी एक व्यक्ति के निर्देशों पर ही करते हैं। जबकि हितधारी समूह की बात करें तो किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। क्या, जब किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब
कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसे हितधारी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हितधारी समूह कहते हैं। दूसरी तरह का समूह होता है हमारे अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह किसे कहते हैं? तो वह समूह जो पारिवारिक, पारस्परिक या सामाजिक हितों के लिए बनाया जाता है। वह समूह जो पारिवारिक, पारस्परिक और या फिर सामाजिक हितों के लिए बनाया जाता है उसे हम अनौपचारिक समूह कहेंगे। जैसे हमारे मित्रों का समूह, समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का समूह, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? अनौपचारिक समूह होते हैं। जैसे हमारे घर परिवार के लिए होता है, पारस्परिक और सामाजिक हितों के लिए बनाए जाते हैं। तो समूह के बारे में देखा, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। अब दोनों में अंतर की बात करें तो हमारे अनौपचारिक समूह और औपचारिक समूह में अंतर क्या है देखें। तो औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की बात करें। औपचारिक समूह में क्या होता है? नियमों पर आधारित समूह होते हैं। ये समूह कैसे होते हैं? नियमों पर आधारित होते हैं। अनौपचारिक में नियमों का अभाव होता है। इस समूह में क्या होता है? नियमों का अभाव होता है। औपचारिक समूह की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। इसका उद्देश्य हमारे विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। जबकि अनौपचारिक समूह की बात करें तो ये भावनात्मक समस्या और आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? भावनात्मक समस्या और आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया जाता है। औपचारिक समूह की बात करें तो यह स्थायी प्रकृति का समूह है। ये कैसा समूह है? स्थायी प्रकृति का समूह है। जबकि अनौपचारिक समूह क्या होते हैं? अस्थायी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी प्रकृति के होते हैं। औपचारिक समूह की बात करें तो इसमें उच्चस्थ और अधीनस्थ के मध्य द्विमार्गी संप्रेषण होता है। मतलब नीचे वाले ऊपर को कह सकते हैं, ऊपर वाले नीचे को कह सकते हैं। तो द्विमार्गी संप्रेषण होता है। और ये एकल मार्गी भी हो सकते हैं और बहुमार्गी भी हो सकते हैं। मतलब एक दूसरे को कहे या फिर सब एक दूसरे को कहें, किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नियमों का अभाव होता है, इसीलिए अनौपचारिक समूह कहलाएगा। औपचारिक समूह की बात करें तो इसमें सदस्यता निश्चित शर्तों के बाद ही मिलती है। जैसे मान लो किसी संगठन में प्रवेश कब मिलेगा? जब वह कोई कंपटीशन की परीक्षा पास करके आएगा तब इसे सदस्यता मिलेगी। तो सदस्यता क्या है? निश्चित शर्तों के बाद ही मिलती है। अनौपचारिक समूह की बात करें तो बिना शर्त के भी सदस्यता मिल सकती है। क्या बिना शर्त के भी सदस्यता इसमें मिल सकती है? तो ऐसा परीक्षा में 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं बताइए? तो आपने देख लिया। अब आता सामूहिक व्यवहार के मॉडल। सामूहिक व्यवहार के मॉडलों के बारे में बात करें। एक मॉडल आता है हमारे निरंकुश मॉडल। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रबंधक आदेश देते हैं और अधीनस्थ क्या करते हैं? उनके आदेशों की पालना करते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत क्या होता है? प्रबंधक या जो मैनेजर होता है, हेड वाला, वो क्या करता है? आदेश देता है और अधीनस्थ क्या आदेशों की पालना करते हैं। दूसरा होता है कस्टोडियन मॉडल। दूसरा क्या होता है? कस्टोडियन मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत क्या होता है? प्रबंधक क्या करता है? कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पहचानता है। प्रबंधक क्या करता है? कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पहचानता है और पुरस्कार के आधार पर समूह के व्यक्तियों से काम लिया जाता है। पुरस्कार के आधार पर क्या है? समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनसे काम लिया जाता है। तीसरा आता है कॉलेजियल मॉडल। तीसरा आता है हमारा कॉलेजियल मॉडल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या? समूह का ढांचा कुछ इस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? समूह का ढांचा कुछ इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति की क्या होता है? समूह के प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करे। तो हमारे समूह का ढांचा इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति क्या स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करे एवं प्रबंधक उन्हें केवल मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंधक क्या करते हैं? केवल उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और इसे सहभागी मॉडल भी कहते हैं। कॉलेजियल मॉडल को सहभागी मॉडल भी कहते हैं। तो हमारे सामूहिक व्यवहार के 3 मॉडल हैं: निरंकुश मॉडल, कस्टोडियल मॉडल और कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल को हम सहभागी मॉडल भी कहते हैं। तो हमने सामूहिक व्यवहार तो देख लिया। अब बात करते हैं टीम की। तो टीम निर्माण की बात करें, टीम निर्माण किस तरह से किया जाता है। पहले टीम निर्माण की बात कहें तो यह प्रबंधन की वह एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह प्रबंधन की एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य समूह को दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह प्रबंधन की एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य समूह की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के लिए किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या? संगठन के जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करना होता है। इसका क्या होता है? लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्ति करना इसका उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं टीम निर्माण की। टीम निर्माण से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं और कुछ नुकसान हो सकते हैं। पहले फ़ायदों की बात करें, टीम निर्माण से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। टीम निर्माण से क्या होता है? समूह के प्रत्येक सदस्य की कमजोरी और शक्ति के बारे में पता चलता है। टीम बनेगी तभी तो पता चलेगा कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है और कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो प्रत्येक सदस्य की कमजोरी और शक्तियों के बारे में पता चलता है। दूसरा, योग्यता अनुरूप कार्य आवंटन। तो शक्तियों
और कमजोरी को जानने के बाद जिसकी जैसी योग्यता होती है तो टीम में उसको वैसा ही कार्य दिया जाता है। तीसरा, सहभागिता बढ़ाने पे सहायता। क्या सहभागिता बढ़ाने में सहायता मतलब व्यक्ति क्या है, टीम के अंदर अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है। और सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति में आसानी। कोई एक बड़ा लक्ष्य होता है जो व्यक्ति अकेला नहीं प्राप्त कर सकता तो टीम बना के उसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति में आसानी रहती है। नुकसान की बात करें तो क्या नुकसान होता है टीम बनाने से? एक तो समय और धन का अपव्यय होता है। टीम बनाने की बात करें तो जो कार्य 2 या 3 व्यक्ति मिलकर अकेले कर सकते हैं, ये 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें टीम बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 लोग लगा दिए जाते हैं। तो इससे समय भी ज़्यादा खर्च होता है और धन का भी अपव्यय होता है। फिर संघर्ष की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि टीम में क्या होता है, एक टीम लीडर होता है और टीम लीडर बनाने में क्या होता है कि सदस्यों में संघर्ष भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। फिर सहभागिता की बधाई, युवा अनुभवियों की भावना से समन्वय में कमी। क्या? तो सहभागिता में क्या सबसे बड़ी एक कमी आती है, ये सहभागिता की बढ़ाई शब्द गलत है, बधाई नहीं है, बल्कि सहभागिता की वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जो टीम होती है, टीम में कुछ लोग तो क्या होते हैं, युवा होते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, अनुभवी होते हैं। क्या? कुछ लोग तो युवा होते हैं और कुछ लोग अनुभवी होते हैं, और दोनों के बीच में क्या समन्वय में कमी हो सकती है। क्या हो सकता है? दोनों में समन्वय की कमी हो सकती है कि अनुभवी तो सोचते हैं हम तो सर्वेसर्वा हैं, और युवा सोचते हैं कि हम नए हैं तो क्या हुआ हम, तो वैसे होता है, दोनों में टकराव की स्थिति चलती रहती है अनुभवी और युवाओं के बीच में। फिर बात करें तो व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन करना कठिन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन करना कठिन हो जाता है। तो ये हमारी टीम भावना की कुछ नुकसान है, ये कुछ हानि है। फिर आता है एक टॉपिक का नाम है हमारा हेल्थ केयर मैनेजमेंट। क्या है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें तो प्रबंधन के इस संघ में स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित जो प्रशासनिक और प्रबंधन की गतिविधियाँ हैं, इनका संचालन किया जाता है। तो प्रबंधन के इस संघ में स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित प्रशासनिक और प्रबंध की गतिविधियों का संचालन किया जाता है ताकि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जा सके कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो हमारे देखें हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात, तो प्रबंधन के इस अंग में स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित प्रशासनिक और प्रबंध की गतिविधियों का संचालन किया जाता है ताकि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। प्रबंध का यह स्वरूप नैतिकता से संबंधित है। क्या प्रबंध का यह स्वरूप क्या है? नैतिकता से संबंधित है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, संगठन के लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता को बढ़ाना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और स्वस्थ कार्य वातावरण का निर्माण करना है। अब बात करें जो हमारे हेल्थ केयर मैनेजमेंट है तो इसके क्या क्या उद्देश्य है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के उद्देश्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित नियोजन पर क्रियान्वयन करना, कर्मचारियों में स्वास्थ्य की जागरूकता को बढ़ाना, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के उपाय ढूंढना और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हिचकिचाहट को दूर करना, हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करना। फिर एक आता माइस तकनीक जो हमारे अभी RS मेंस में भी आई थी। माइस का मतलब होता है हमारे मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। क्या हमारे क्या है, माइस तकनीक की बात करें तो हमारे माइस में मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, ये माइस है। तो ये पर्यटन उद्योग में व्यावसायिक आयोजनों के एक खंड का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। क्या पर्यटन उद्योग में जो व्यावसायिक आयोजन होते हैं, जो बड़े बड़े व्यावसायिक आयोजन होते हैं, जैसे हमारे जैम है तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, तो आईफा अवार्ड का आयोजन करना, तो पर्यटन उद्योग में क्या है, व्यावसायिक आयोजनों के लिए एक खंड का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइस इवेंट को व्यावसायिक पर्यटन और व्यावसायिक कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करें माइस की, तो माइस कार्यक्रम व्यवसाय, माइस का क्या है उद्देश्य की बात करें माइस की, तो माइस क्या है, कार्यक्रम व्यवसाय, शैक्षणिक, सरकारी, उद्योग समुदाय के बीच नेटवर्किंग और सार्थक बातचीत के लिए एक मंच बनाने में मदद करता है। क्या माइस कार्यक्रम क्या करता है, व्यवसाय, शैक्षणिक, सरकारी और उद्योग समुदायों के बीच नेटवर्किंग और सार्थक बातचीत के लिए एक मंच बनाने में मदद करते हैं। माइस विशेषज्ञ क्या करते हैं, माइस विशेषज्ञ और एजेंट ग्राहकों को कॉरपोरेट आउटिंग और बड़े पैमाने के जो आयोजन होते हैं जैसे समूह गतिविधियों की योजना बनाने और बुकिंग करने में भी मदद करते हैं। अब माइस घटनाओं की उदाहरण बात करें तो
माइस की घटनाओं के उदाहरण की बात करें तो ये हमारी वार्षिक व्यावसायिक बैठकें होती है, आम बैठकें होती है, प्रबंधन योजना बैठकें, प्रशिक्षण आपूर्ति बैठकें, बोर्ड की बैठकें, जब हमारा ऑन बोर्डिंग मीटिंग्स होती है तो इन सबको शामिल किया जाता है इसके अंदर। इसको ऑन बोर्डिंग मीटिंग्स होती है, इनको भी शामिल किया जाता है। टीम निर्माण बैठकें, उत्पाद लॉन्च बैठकें, तो ये बैठकें होती है तो इनको इसमें शामिल किया जाता है। बात करें हॉस्पिटैलिटी मतलब हमारे आतिथ्य में माइस की बात करें तो आतिथ्य उद्योग ग्राहक बाजार खंड को परिभाषित करने के लिए माइस शब्द का उपयोग करता है। माइस क्या आतिथ्य उद्योग का एक लाभदायक हिस्सा है। माइस क्या आतिथ्य उद्योग का एक लाभदायक हिस्सा है। एक आता है MICE मतलब माइस प्रौद्योगिकी। तो माइस प्रौद्योगिकी में चेहरे की पहचान और रूम ब्लॉक प्रबंधन जैसे उपकरण भी शामिल किए जाते हैं। ये भी हाल ही में परीक्षा में भी आया था। माइस का विस्तार कीजिए, मैं डिटेल से बताइए माइस के बारे में। अब जो बात करें इसकी सेवाओं की आवश्यकता की बात करें तो सेवाओं को 4 भागों में बांटते हैं: अमूर्तता, अप्रत्यक्षता, परिवर्तनशीलता और मर्त्यता। तो हमारे सेवाओं को 4 भागों में बांटा जाता था: अमूर्तता, अप्रत्यक्षता, हमारी परिवर्तनशीलता और मर्त्यता। बात करें सेवाओं की विशेषताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी की बात करें तो सेवाएं कैसे होती है? अमूर्त होती है और इनका कोई इन्वेंट्री या स्वामित्व नहीं होता है। सेवाओं की कोई इन्वेंट्री भी नहीं होती है और कोई स्वामित्व भी नहीं होता है। सेवाएं केवल काल्पनिक समय में ही वितरित की जा सकती है। काल्पनिक या वास्तविक समय में ही वितरित की जा सकती है, काल्पनिक रूप से नहीं। सेवाएं क्या है? वास्तविक समय में ही वितरित की जा सकती है। सेवाओं की विशेषताएं विशेष होती है, जैसे हमारे अमूर्तता और नाशवान होना, जो उन्हें वस्तुओं से अलग बनाती है। वस्तुएं मूर्त होती है और नाशवान नहीं होती है, जबकि सेवाएं क्या होती है? अमूर्त होती है और नाशवान होती है। सेवाओं में उपयोगकर्ता की भागीदारी बहुत अहम होती है कि सेवा कौन ले रहा है। तो सेवाओं में क्या होता है? उपयोगकर्ता की भागीदारी बहुत अहम होती है। सेवा को उसके प्रदाता से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन न ही उसे उसके उपयोगकर्ता से अलग किया जा सकता है। न तो उपयोगकर्ता से अलग कर सकते हैं, न ही प्रदाता से अलग किया जा सकता सेवा को। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था को नए रोजगार सृजन और नवाचार द्वारा संचालित करता है। सेवाओं की विशेषताओं को ज्ञान होने से व्यवसायों को अपने ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव डिजाइन करने में मदद मिलती है। तो इस तरह हमने प्रबंधन का एक लास्ट टॉपिक था वो भी हमने देख लिया, लास्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्रबंधन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।